तनिष्क भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूं जो कि बहुत चिंताजनक है और देश की अखंडता, एकता और भावनात्मक भाईचारे पर ये बहुत सारे प्रश्न उठाती हैं। अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव हुए और जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर में मतदान हुए और 3 दिसंबर को मतगणना का तिथि घोषित किया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक इलेक्शन कमीशन से एक क्लैरिफिकेशन आया कि केवल 4 राज्यों के ही होंगे। मिजोरम का जो मतगणना है वो एक दिन बाद होगा। अब उस समय ऐसा माहौल था, चुनावी माहौल था और ऐसी इतनी उत्सुकता थी लोगों में कि इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कोई कारण हो, कोई लॉजिस्टिक्स कारण हो, क्योंकि इतने दूर दराज इलाकों में जब चुनाव होते हैं तो अपने लॉजिस्टिक समस्याएं होती हैं। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि इस एक दिन के विलंब के पीछे केवल और केवल एक मजहबी कारण था और ये फैसला ये चर्च और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के दबाव में किया गया था। मार्च में ही जब चुनाव नजदीक आ रहा था तो वहां के इन ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, वहां तो 87% जो इलेक्टोरेट है वो जो पॉपुलेशन है वो आपको मालूम है क्रिश्चियंस है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये सूचित किया था कि क्योंकि रविवार ईसाइयत के साथ जुड़ा, वो ईसाइयों के लिए एक खास दिन है, इसलिए ना तो उस दिन कोई मतदान होना चाहिए और ना ही मतगणना होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन फिर पता नहीं वो कैसे मान गए। उनका स्टैंड था कि मतगणना में तो किसी आम आदमी का कोई रोल है नहीं। लेकिन फिर वो क्यों झुके, क्यों अपना फैसला बदला, किसके कहने पे किया, क्या कौन से प्रेशर्स थे उनके ऊपर, ये तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये देश की अखंडता और एकता पर बहुत, और हमारे सेक्युलरिज्म पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं। आज आपने संडे को ईसाइयों के नाम आपने समर्पित कर दिया कि न मतदान होगा इसमें, न मतगणना होगी, तो कल आपको मुसलमानों की तरफ से भी ये डिमांड आएगा कि फ्राइडे के दिन कोई मतदान या कोई भी ऐसा संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। फिर कोई और फेथ, कोई और आस्था, कोई और मजहब तो खड़े होते रहते हैं। अगर हम एक दिन, सप्ताह का एक एक दिन अगर हम इस मजहबी कारणों से हम उनको समर्पित करते रहें तो ये देश तो ठप हो जाएगा। तो ऐसी क्या बात थी कि मिजोरम में कि आपने इसको इतनी उसको अहमियत दी इस बात को। मैं मान सकता हूं कि मान लीजिए क्रिसमस हो, दिवाली हो, होली हो, रमजान, ये ईद हो, मैं मान सकता हूं। लेकिन आप सप्ताह का दिन आप इस तरीके से समर्पित नहीं कर सकते हैं। और यही है सेक्युलरिज्म का अश्लील रूप जो हमने अभी मिजोरम के संदर्भ में देखा। इस चुनावी नतीजे के, मैं मिजोरम की बात कर रहा हूं, बहुत सकारात्मक पहलू भी बताए जा रहे हैं।
आपको मालूम है कि इस चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि 40 सीटें हैं वहाँ की असेंबली में, जैसा मैंने बताया। उसमें मिजो नेशनल फ्रंट को केवल 10 सीटें मिली और जोराम पीपल्स फ्रंट ZPM है, एक कोalition जो पार्टीज है, जिसके मुखिया एक जो चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुगोमा, वो एक IPS ऑफिसर हैं। तो उनको 27 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। तो कई लोग ऐसे, उनका विश्लेषण है कि ये जो उग्रवाद और अलगाववाद का जो दौर है, MNF की हार के साथ वो हमेशा के लिए वो उसको दफना दिया गया है। आपको मालूम है एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी चली थी 1966 से लेके 86 तक मिजोरम में, अलगाववाद का वो दौर था। यहाँ तक कि भारत का जो समय तंत्र था, प्रशासनिक तंत्र या राजनीतिक तंत्र, उसने हवाई हमले भी किए थे मिजोरम में। वो गलत था या सही था, मैं नहीं जाना चाहता, वो पार्लियामेंट में काफ़ी डिस्कस हो चुका है। लेकिन ये वहाँ पे ये जो चुनाव हुए तो कह रहे हैं कि वो जो मिजो नेशनल फ्रंट के जितने नेता थे, वो उनका कोई ना कोई, उन्होंने उस उग्रवाद के दौर पे उनका भी कुछ रोल था। वो भी उस संगठन के, उग्रवादी संगठन के सदस्य थे। बाद में वो मेन स्ट्रीम में आ गए, वो राजनीति में आ गए। तो कहते हैं कि उसको दफना दिया गया है, वो दफना गया और एक नई पीढ़ी खड़ी हुई है, जो कि वो पुराने वो माइंडसेट के साथ उससे वो परे है। तो ये एक अच्छी बात है, जैसा अगर लोगों का ये विश्लेषण है तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो एक सिक्लिकल जो एक अरेंजमेंट था कि एक चुनाव में MNF आती थी, दूसरी में कांग्रेस आती और ये साइकिल चलता रहता था, उस साइकिल को ZPM ने उसको तोड़ा। तीसरी बात लोग कह रहे हैं कि चूंकि लाल दुहोमा जो है एक पूर्व पुलिस ऑफिसर है और इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे, वो सिक्योरिटी में थे, उन्होंने केंद्र में काफ़ी अपनी सेवाएं दी हैं, तो इसलिए उनका जो पैन इंडिया उनका आउटलुक है, तो जो सरकार बनेगी वो ज़्यादा सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होगी। अब ये सब विश्लेषण अपनी जगह है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। जिस तरह से ये पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है, मैं इस बात को नहीं मानता कि अलगाववाद वहां पर बिल्कुल एक नई तरह की अलगाववाद देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल चर्च के द्वारा प्रेरित है। अभी आप देखिए कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में किस तरह का रोल था चर्च का। उन्होंने एक मिजोरम पब्लिक फोरम का गठन किया, MPF। उसमें जितने नुमाइंदे थे वो सारे चर्च के नुमाइंदे थे MPF में, और उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया। उस कोड ऑफ कंडक्ट में तमाम अच्छी बातें थी। अच्छी बातें ये थी कि डोर टू डोर कैंपेन नहीं होगा, लाउड म्यूजिक नहीं बजेगा, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। वेरी लॉडेबल, बहुत अच्छी बात है ये। और लेकिन जो देखा गया ग्राउंड पे कि लोगों पे चर्च का जो MPF है, मिजोरम पीपल्स फोरम का असर इलेक्शन कमीशन से ज्यादा था। ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है। मिजोरम पीपल्स फ्रंट, जिसकी संरचना चर्च ने की थी, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, और मैंने जैसा कहा बड़ी अच्छी बात है, लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यही तक नहीं,
उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एग्रीमेंट भी, अलग अलग एग्रीमेंट साइन किया ये कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। अब जब किसी देश में आपकी जो इलेक्शन कमीशन जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अगर उनके बजाय अगर किसी मजहबी संगठन का चुनावी प्रक्रिया को लेके अगर ज्यादा प्रभाव हो, मैं उसके कंडक्ट की बात कर रहा हूं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और की, तो ये देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये हमारे सेक्युलरिज्म का ये अश्लील रूप है जो हमको मिजोरम में देखने को मिला। प्रजातंत्र राष्ट्र निर्माण का एक वाहन है। डेमोक्रेसी इज अ व्हीकल फॉर नेशन बिल्डिंग, और इसकी बुनियाद में है चुनावी प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन प्रोसेस। और अगर इलेक्शन प्रोसेस को ही कोई मजहबी संगठन जैसे चर्च हो या कोई और अन्य मजहबी संगठन हो, उसको चुनौती देने लगे, वो तारीख तय करने लगे, तो ये भारत के संविधान और भारत की संवैधानिक व्यवस्था और उसकी प्रभुता और अखंडता को एक खुली चुनौती है। और जहां तक मिजोरम का सवाल है, और वहाँ का जो चर्च है या जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जैसा मैंने बताया कि 87% वहाँ जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की है, उनका रवैया वो कितने सेक्युलर है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी ने कई बार इनको कहा कि हमारे, हालांकि एमएनएफ जो पिछली सरकार थी, मिजो नेशनल फ्रंट की थी, उनको हमेशा ये कहते रहे कि भाई आप हमारे भी नुमाइंदे को रखो, क्योंकि एमएनएफ एनडीए का हिस्सा था। तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको टाल दिया, क्योंकि वो अपना जो आइडेंटिटी था, जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी था, उसको ये डाइल्यूट होना नहीं करना चाहते थे। तो ये इनका सेक्युलरिज्म है। इनका सेक्युलरिज्म ये है कि चीन से जितने भी आए हुए रेफ्यूजीज हैं, कोई 45,000 रेफ्यूजीज हैं, भारत के नीतियों, मतलब केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध भी जाकर इन्होंने उनको अपनाया। कोई 45,000 वहां पे अभी म्यांमार से विस्थापित चीन रेफ्यूजीज आए हैं, लेकिन इन्होंने चकमा के खिलाफ ऐसी कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई। इनकी हमेशा से मांग कर रही है कि ये जो बांग्लादेश से जो चकमाज आ रहे हैं उनको वापस करो। 1992 में तो एक बार इन्होंने चकमाज के 300 घर जला दिए थे, क्योंकि चकमाज बौद्ध है। और 11, अगर अब 2011 की सेंसस के को अगर मान ले तो उस समय 11 लाख की पॉपुलेशन थी, जिसमें 1 लाख वहां चकमा की पॉपुलेशन है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो हमने उनका ये रूप देखा, जो असलियत जो है उनका सेक्युलरिज्म को लेके, धर्मनिरपेक्षता को लेके वहां की चर्च की। और आपने देखा कि वहाँ चर्च का जो रवैया है चिंस के तरफ, कुकीज के तरफ, वो बिल्कुल एक अलग सा रवैया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी जो मणिपुर की घटना हुई है, इसको कृपया मिजोरम से जोड़ के देखा जाए। सबसे जो अहम बात है, जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है मिजोरम का, देखिए ये एक ऐसा प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का जिसकी बॉर्डर म्यांमार के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी है। म्यांमार के साथ 404 किलोमीटर है और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर बॉर्डर है। इस बॉर्डर स्टेट का अगर ऐसा मजहबी रंग हो तो ये देश की अखंडता
और एकता के लिए बहुत खतरनाक है। और आपको मालूम है कि किस तरीके से वहाँ पे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जितने ये नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट बांग्लादेश में खालिदा जिया के टाइम में वो वहाँ पे उनको पनाह दी गई थी और आईएसआई के द्वारा वो संचालित थे। शेख हसीना के टाइम में हालात बहुत सुधरे हैं, लेकिन याद रहे कि अभी अमेरिका जो तंत्र है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से खालिदा जिया को दोबारा पावर में ले जाए। वो उनके अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं। इसलिए इस चुनाव को जो मैंने आईना दिखाया है और जिस नज़रिए से मैंने आपको ये सारी बताई, कृपया उस नज़रिए से भी हमें देखना चाहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।